सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे। यानी क्वालिटेटिव मतलब मैनेजमेंट की क्वालिटी वगैरह को भी एनालाइज करेंगे, और जो क्वांटिटेटिव है यानी कि फाइनेंशियल्स वगैरह उनको भी एनालाइज करेंगे। तो ये जो वीडियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से है। इसमें मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट आपको बहुत ही डीप इंसाइट्स मिलेंगे इसमें वरुण बेवरेजेस के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अगर किसी भी तरह का आपको कोई क्वेश्चन वगैरह उससे रिलेटेड करना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले देखते हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट Q1 करंट ईयर 2026 यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर है अभी 2025-26 का, उसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस है, जिसमें क्या बताया हुआ है कि इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस है उसमें बताया हुआ 28% जो है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ ही है उनकी, और लगभग रेवेन्यू हुआ है 5566 करोड़ का। और दूसरी क्या है, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इनिशिएटिव अक्रॉस इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में, दोनों ही मार्केट्स में अपनी इनकी एक स्ट्रेटेजीज है ग्रोथ वगैरह के लिए, चाहे वो नेशनल मार्केट है, चाहे वो इंडिया का मार्केट है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स है। तो किस तरह के इनिशिएटिव ले रही है कंपनी, क्या मैनेजमेंट के अंदर चल रहा है, क्योंकि अभी ये काफी समय से डिक्लाइन कर रहा है, क्या अभी भी इसमें वो मजबूती है या नहीं है, वो देखने वाली बात है। वो इन शीटों के थ्रू पता चलेगा आपको। तो चलते हैं हम अपनी अगली शीट की ओर, जिसमें एग्जीक्यूटिव समरी और की हाइलाइट्स वगैरह को देखेंगे। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, एक तो वॉल्यूम ग्रोथ 30% की है, रेवेन्यू ग्रोथ इनकी 28% की है, बहुत जबरदस्त है। 28% का इबिटा मार्जिन है और 33% की पैट ग्रोथ है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका बहुत ही जबरदस्त है। और क्या चीज देखने को मिलती है इनकी, और जो चीज देखने को मिलती है तो तीनों चीजें वही हैं, लेकिन एक इसमें जो देखने को मिलता है वो है इनकी क्रेडिट रेटिंग, जो कि अपग्रेडेड टू क्रिसिल ने जो उनको रेटिंग दी है वो AAA की दी है, वो बहुत जबरदस्त है। जो पहले भी AAA थी अभी भी AAA है, और स्टेबल है पूरी इनकी जो रेटिंग्स है। इंडिया में भाई 15.5% की ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ है इनकी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट परफॉर्मेंस को दिखाता है इनकी। इंटरनेशनल में क्या है, वो भी 16% की ग्रोथ है, जो इनकी साउथ अफ्रीका के अंदर है, की मार्केट के अंदर है। और प्रोडक्ट मिक्स में क्या है, एनर्जी ड्रिंक्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग है इनकी। एनर्जी ड्रिंक्स में नींबूज में 100% की ग्रोथ है, और जो वैल्यू एडिड डायरी प्रोडक्ट है उनमें भी 80% की ग्रोथ है इनकी। मैनेजमेंट आउटलुक क्या है, क्या कहना चाहता है मैनेजमेंट, तो वो देख लेते हैं कि रीफर्म्ड डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं फर्दर फ्यूचर के लिए। ठीक है जी। कॉन्फिडेंस ऑन द सस्टेनिंग इबिटा मार्जिन, जो कि 28% से, और ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो इबिटा मार्जिन होगा वो 28% से ऊपर का होगा। नेट डेट फ्री पोजीशन है, किसी तरह का कोई डेट नहीं है कंपनी के पास में, और स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है, कैश भी बहुत जबरदस्त तरीके से। एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन अंडरवे, यानी कि कैपेसिटी बहुत तेजी के साथ में ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इस शीट से हमें ये पता चलता है। उससे आगे अगर आगे चले हम आगे की शीटों की ओर, तो मैनेजमेंट कमेंट्री और कॉन कॉल एनालिसिस में क्या है कि जो रवि जयपुरिया जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि राजीव जयपुरिया जी ने कहा भाई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनकी सेल्स ग्रोथ वॉल्यूम 30% तो है ही है, कि विद रॉबस्ट कैपेबिलिटीज एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ वी आर वेल पोजिशन फॉर ए लॉन्ग टाइम वैल्यू क्रिएशन, यानी कि हम लॉन्ग टाइम वैल्यू क्रिएट करने के लिए पूरी तरह से पोजिशन हमारी सेट है मार्केट के अंदर। और जो राज गांधी जी ने कहा है, जो प्रेसिडेंट है, कि आवर focus on the operational efficiency has delivered 28% year on year revenue growth, जो 5566 करोड़ का है, जो demonstrating the strong capabilities, हमारी strong capabilities को दिखाता है। तो ये भी बहुत जबरदस्त है, पूरा कॉन्फिडेंस है उनका।
उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है कि डबल डिजिट ग्रोथ तो थी ही इनकी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, EBITDA मार्जिन 28%, 82 बेसिक पॉइंट्स का है ईयर ऑन ईयर डिस्पाइट द हायर फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है जी। मैनेजमेंट टॉम बहुत ही कॉन्फिडेंट है, व्यूइंग कॉम्पिटिटिव कंपटीशन एज मार्केट ग्रोथ कैटलिस्ट, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। तो इनका फोकस है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पे। ठीक है जी। और क्या है इसमें, और इसमें है कि ग्रोथ आउटलुक वेरी हाई है, मार्जिन सस्टेनेबिलिटी वेरी हाई है और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग भी इनकी वेरी हाई है। यानी ओवरऑल कंपनी का जो मैनेजमेंट है पूरी तरह से पॉजिटिव है और सही डायरेक्शन में है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का स्नैपशॉट देखें करंट ईयर 2025-26 का, तो रेवेन्यू ग्रोथ भी भाई बढ़ रहा है। क्वार्टर फर्स्ट का इतना था, क्वार्टर फर्स्ट 25 का इतना था, 26 का जो अभी करंट है वो काफी अच्छा है। पहले कितना था 4,318 करोड़ का और अब कितना है 5,566 करोड़ का। फिर अगर इनका वॉल्यूम एनालिसिस देखें तो 75% का आता है CSD से, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, वाटर से कितना आता है 18% का, और NCB जो नॉन कार्बोनेटेड बिवरेजेस होते हैं उनसे 7% का है केवल इनका। मार्जिन एनालिसिस करें तो अभी मार्जिन देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले क्वार्टर 2 में कितना था 28% का, फिर 28%, फिर 24% और अभी इनका 28%, 8.5 हो गया, जो कि पहले से काफी ज्यादा है। ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, पहले से ज्यादा है लेकिन। और रेवेन्यू इनसाइट्स में देखें तो 28% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और जो है ही है। वॉल्यूम हाइलाइट्स में देखें तो 30% का एक्सेप्शनल ग्रोथ वॉल्यूम दिया है। EBITDA मार्जिन भी 28% का हुआ है इनका। अगर की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखें तो ये इंडिकेटर में क्या है 28.9% का रेवेन्यू ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। पैट ग्रोथ 35% का है, 22% स्ट्रॉन्ग ROE है और 24.8% का ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल, इफिशिएंटली अपने कैपिटल को यूज कर पा रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए। ठीक है जी। अगर हम आगे चलें तो आगे क्वार्टरली हिस्ट्री ग्रोथ ट्रेंड्स अगर हम देखें इसका, तो क्वार्टरली हिस्ट्री ग्रोथ ट्रेंड्स में भाई 10 ईयर्स का कैगर कितना था 22-23% किया था। 5 ईयर्स का उसके ही थोड़ा सा इक्वल था। अभी देखो ये कितना है, 3 ईयर्स का कैगर काफी अच्छा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है कैगर में 23% की। जो रीसेंट क्वार्टर परफॉर्मेंस है वो भी बहुत जबरदस्त है, 25 से लगभग 28% तक चली गई। रीजनल ग्रोथ डायनामिक्स क्या है, इंडिया का थोड़ा सा नीचे की साइड है, लेकिन जो इंटरनेशनल है वो ग्रो कर रहा है और साउथ अफ्रीका वाला भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है इनका। उसके बाद में क्या है कि जो कंसिस्टेंट ग्रोथ है, कैगर इनका 10 ईयर्स का 23 का है, 5 ईयर्स का भी सस्टेनेबल ग्रोथ है और जो 3 ईयर्स का कैगर वो 31% का है और जो क्वार्टर फर्स्ट का ईयर का ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, वो 28.9% का है, वो भी बहुत जबरदस्त दिखाई देता है। अब अगर हम आगे की ओर चलें तो फ्यूचर आउटलुक और गाइडेंस में इन्होंने क्या दिया है भाई। गाइडेंस में देखो ये यही कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में इनकी फास्टेस्ट ग्रोथ है, ठीक है। नींबूज में 100% की ग्रोथ है, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स में इनकी 80% की और लोअर नो शुगर प्रोडक्ट्स में इनकी 59% का कंट्रीब्यूशन है इनका। डबल डिजिट ग्रोथ को रिफर्म कर रहे हैं ये आगे आने वाले मंथ्स के अंदर। और EBITDA मार्जिन भी ये 28% से ज्यादा का रहेंगे, ठीक है। टारगेट इनका जैसे इनका जो टारगेट था वो लगभग 21 का था, जो इन्होंने 28 अचीव किया, वो बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है, स्टिंग गोल्ड और अफोर्डेबल ग्लैटोरेट पैक्स लॉन्चिंग सून। स्टिंग गोल्ड भी लेके आ रहे हैं ये, ठीक है। स्टिंग आता था अभी प्लेन, अब गोल्ड लेके आ रहे हैं और ग्लैटोरेट लेके आ रहे हैं। मैनेजमेंट गाइडेंस बहुत ही जबरदस्त है, डबल डिजिट ग्रोथ में लेके आने वाले हैं। मार्जिन परफॉर्मेंस 28% का लेके आएंगे, उससे ऊपर का ही लेके आएंगे। लॉन्ग टर्म नेट रियलाइजेशन ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 2%। इंटरनेशनल ऑपरेशंस में शोइंग स्टेडी मार्जिन इंप्रूवमेंट, इंटरनेशनल ऑपरेशंस में इनकी मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रही है, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की हो रही है, फोकस कर रहे हैं। रॉबस्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन अक्रॉस 4 ग्रीनफील्ड प्लांट्स, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिससे टारगेटिंग की ग्रोथ सेगमेंट्स एंड स्ट्रेंथन डिस्ट्रीब्यूशन रीच एंड एनहांस चिलिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन द प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट हायर मार्जिन्स। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे जैसे ये फोकस कर रहे हैं, जैसे यार ये स्टिंग गोल्ड और ग्लैटोरेट लेके आ रहे हैं, टेबल अफोर्डेबल ग्लैटोरेट लेके आ रहे हैं। अब अगर हम आगे चलें तो ग्रो ड्राइवर्स और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स में भाई क्या है, ग्रो ड्राइवर्स में कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं सबसे पहले तो ये इनका ग्रो ड्राइवर्स है। न्यू फैसिलिटी ला रहे हैं, न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन कर रहे हैं, न्यू फार्मूलाज लेके आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मार्केट रीच एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक में फास्टेस्ट ग्रोथ है, हाइड्रेशन सेगमेंट में नींबूज में 100% है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में 80% है। उसके बाद में केपेक्स जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं ये भाई नॉर्थ इंडिया में एचपी और यूपी, हिमाचल प्रदेश और यूपी वगैरह में प्लांट्स लगा रहे हैं, ईस्ट इंडिया में बिहार में प्लांट लगा रहे हैं मार्केट पेनिट्रेशन के, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में भी प्लांट है रीजनल एक्सपेंशन के लिए। इनका केपेक्स 3100 करोड़ का किया है इन्होंने, प्लान 900 करोड़ अभी पेंडिंग है। ठीक है, हाई ग्रोथ रिटर्न्स है फ्रॉम द एनर्जी ग्रिड सेगमेंट, 100% ग्रोथ फ्रॉम द नींबूज कैटेगरी और 80% ग्रोथ इन द वैल्यू एडेड डेयरी सेगमेंट में है। 4 ग्रीनफील्ड हैं इनके प्लांट्स हैं जो एचपी, यूपी, बिहार और मेघालय में लगा रहे हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन में स्टिंग गोल्ड और अफोर्डेबल ग्लैटोरेट पैक्स ला रहे हैं। पेप्सिको स्नैक्स एक्सपेंशन इन अफ्रीकन मार्केट में भी बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन और चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट को ये बढ़ावा दे रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छे फेस में है और अच्छा कर सकती है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है इसमें। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मिक्स एनालिसिस देखें तो उसमें एक ही चीज दिखाई देती है, लो, ये पता ही है, लो एंड नो शुगर प्रोडक्ट 59% का पोर्टफोलियो, हाइड्रेटेड फोकस्ड कर रहे हैं, हाइड्रेशन फोकस्ड वाटर और स्पोर्ट्स ड्रिंक वगैरह पे, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेयरी और न्यूट्रिशनल बेवरेजेस में भी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। CSD मतलब कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं उसमें 75% का कंट्रीब्यूशन है, वाटर में 18% का है, जो नॉन कार्बोनेटेड है उसमें 7% का है केवल। तो ये बताता है, ये सारा हो ही गया था। उसके बाद में अगर इनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस वगैरह को देखा जाए तो उसके मोमेंटम को, तो उसमें आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका वगैरह में वॉल्यूम ग्रोथ 16% की है, ऑन ब्रांड कितने के 18-85% का पोर्टफोलियो है, प्रीमियमाइजेशन है और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स वगैरह में मोरक्को वगैरह में न्यू स्नैक्स कैटेगरी लेके आए हैं, DRC ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ओवरऑल इंटरनेशनल ग्रोथ इनकी 15% की है। उसके बाद में साउथ अफ्रीका से 16% का, मोरक्को में अभी न्यू किया है, चीटो स्नैक्स लेके आए हैं, और तंजानिया और घाना में थोड़ा सा डिलेड है ये, पर वहां पर भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। उसके बाद में क्या है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप वगैरह में मार्केट पोजीशन क्या है इनकी, करंट रीच, जैसे अगर इनकी करंट रीच वगैरह को देखें तो 33% का मार्केट पेनिट्रेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट देखें तो सिग्निफिकेंट फोकस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पे है। एनर्जी ड्रिंक में लीडरशिप है इनकी, हाइड्रेशन पोर्टफोलियो भी है इनका, एक्वाफिना जैसे ब्रांड्स है, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं इनके पास में। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। करंट मार्केट जो रीच कर रहे हैं 4 मिलियन का कर रहे हैं, जिसमें अनटैप्ड मार्केट पोटेंशियल लगभग 8 मिलियन का है। तो अभी भी ये बहुत अच्छा इनके पास में मार्केट को ग्रैब करने के लिए अच्छी चीजें हैं। अगर इंडस्ट्री एंड मैक्रोज की बात करें तो इंडस्ट्री मैक्रोज में भाई FMCG मार्केट में 12 मिलियन पोटेंशियल FMCG आउटलेट्स हैं इनके, 4 मिलियन ऑफ बिवरेजेस रीचिंग ओनली 4 मिलियन तक ये पहुंच पा रहे हैं 12 मिलियन पोटेंशियल FMCG आउटलेट्स में से। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा रॉ मटेरियल प्राइस ट्रेंड्स वगैरह देखें तो रॉ मटेरियल प्राइस ट्रेंड्स में ये दिखाई देता है कि ऑयल प्राइसेस वगैरह स्टेबल है, शुगर प्राइसेस थोड़े से स्लाइटली इंक्रीज हो रहे हैं, और पैकेजिंग मटेरियल में भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। बाकी शुगर टैक्स इम्पैक्ट ऑन द जिम्बाब्वे स्ट्रेटेजिक एडेप्शन, रेगुलेटरी जो एनवायरनमेंट थोड़े बहुत रिस्क हैं इनके। बाकी कस्टम ड्यूटीज और टैरिफ्स वगैरह का भी थोड़ा सा है, मैनेज कर रहे हैं उसे ये। वाटर रेगुलेशन कंप्लायंस फोकस अक्रॉस ऑपरेशंस, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में क्या है, रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन, थोड़ा बहुत रिस्क क्या है इनके पास में। देखो रिस्क ये भी है कि Q1 में क्या था, वेदर डिपेंडेंसी का रिस्क था बड़ा, काफी ज्यादा। F1 मतलब F1 का सेंस क्या है, फाइनेंशियल एंड अदर रिस्क क्या है, करेंसी वॉलेटिलिटी है अफ्रीका वगैरह में। और R1 क्या है,
R1 का सेंस है कि रेगुलेटरी और मार्केट रिस्क कितना है, शुगर टैक्स इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है, जिसको ये कैसे मिटिगेट कर रहे हैं कि जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, पोर्टफोलियो एक्सपेंशन कर रहे हैं, ऑपरेशनल इफिशिएंसी इनिशिएटिव ले रहे हैं, और डेट फ्री बैलेंस शीट है, इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं इनकी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में क्या है, इन्वेस्टमेंट केस है, वैल्यूएशन वगैरह को भी अगर देखें तो भाई पी इनका 52 टाइम्स का दिखाई दे रहा है, वैल्यू बुक वैल्यू मल्टीपल 8 की है, और ईवी बाई EBITDA भी 30 का है, डिविडेंड यील्ड 0.23 का है, करंट शेयर प्राइस प्रीमियम है एज पीयर्स, और वो इस वजह से है क्रिसिल की जो रेटिंग्स वगैरह भी है वो स्टेबल है, और कंपनी की ग्रोथ तो पूरी हो रही है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रेशियोज 22% ROE, ROC 24, डेट टू इक्विटी 0.05 नामात्र का डेट और 510 का कैश फ्लो है, जो इसे एक जबरदस्त कंपनी बनाता है। ठीक है जी। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स में क्या है, इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स में यही चीज़ें हैं कि शॉर्ट टर्म 1 to 2 क्वार्टर्स में जो मैनेजमेंट है वो क्या सोच रहा है, मार्जिन रिसिलेंस और एम्ड रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशंस इनको कंट्रोल करने पे लगा हुआ है। दूसरा, मीडियम टर्म में 1-2 साल में वो क्या कर रहे हैं, न्यू ग्रीनफील्ड कैपेसिटी रियलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, और 2028 तक वो क्या कर रहे हैं, अफ्रीका एक्सपेंशन और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन वगैरह पे काम कर रहे हैं। ग्रोथ इंजन में 31% की कैगर है इनका, डबल डिजिट है। कैपेसिटी एक्सपेंशन में 4 न्यू ग्रीनफील्ड प्लांट जैसे वो इंडिया के चारों और इंडिया के कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में साउथ अफ्रीका में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, 16% की ग्रोथ है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है ही है, डेट फ्री है, और जो क्रिसिल की AAA की रेटिंग्स है बहुत अच्छी है, और स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन भी है। और अगर स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन देखें तो मॉनिटर कैपेक्स एग्जीक्यूशन 3,100 करोड़ का है, प्लान किया है इन्होंने। साउथ अफ्रीकन मार्जिन को 80-85% तक ले जा रहे हैं, ऑन ब्रांड है इनके। इवेलुएट शुअर टैक्स इम्पैक्ट ऑन जिम्बाब्वे रेगुलेटरी रिस्क, उसको भी ये मैनेज कर रहे हैं। और वॉच मार्केट पेनिट्रेशन प्रोग्रेस 4 मिलियन से 12 मिलियन आउटलेट रीच तक ये पहुंच रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पे ये काम कर रहे हैं, जो इनका फोकस है अभी। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, थैंक यू आ गया है क्वेश्चंस और फर्दर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। तो ओवरऑल स्टॉक के बारे में यही है कि अभी जो कंपनी का फोकस है ना वो इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे है, और अपने मार्जिन्स वगैरह को बचा रहे हैं, और नए नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पे ये काम कर रहे हैं। तो अभी कंपनी में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ वगैरह नहीं है, कंपनी आगे बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती है, कंपनी के अंदर पूरा पोटेंशियल है, और अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे है जो स्टॉक है, और एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग के अंदर आता है ये स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक कभी इतने लोअर प्राइस पे नहीं मिलता था, लेकिन नाउ-ए-डेज बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। पर ये मेरी किसी भी तरह की कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक के बारे में। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टॉक अच्छा है एंड पोटेंशियल है। सो थैंक यू सो मच।